नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का छठी कक्षा के व्याकरण के कक्षा में स्वागत है। हमने अगली कक्षा में भाषा विचार जो आपका पाठ है उसकी शुरुआत की थी और उस पाठ में हमने जाना था भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप हैं, भाषा के कौन कौन से कौशल हैं और इन कौशलों को जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो वहाँ तक जानने के बाद आज हम हमारा भाषा विचार का दूसरा अंश हम पढ़ेंगे। इसमें हम भाषा के और कुछ तत्वों के बारे में विस्तृत जानकारी ग्रहण करेंगे। तो आप लोग एक बात सोचिए कि एक शिशु जब जन्म लेता है तो क्या जन्म लेते ही उसके अंदर बोलने की क्षमता होती है? नहीं होती। धीरे धीरे जब वो शिशु बड़ा होता है तब उसको विद्यालय जाना पड़ता है। तो विद्यालय जब वो जाता है तब तक उसमें कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं होता है। जो हम विद्यालय में जिस प्रकार का माहौल हमारा होता है, लिखना पढ़ना, ये सब तब उसके लिए शुरू नहीं होता है। लेकिन फिर क्या उसको भाषा की जानकारी नहीं होती? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। वो बच्चा जब विद्यालय में पहले दिन ही जाता है तभी से वो अपने अध्यापक अध्यापिकाओं को संबोधन करता है, उनसे अपनी बात कहता है और उनके बातों को समझता है। तो वो भी तो एक भाषा का ही माध्यम है जिससे वो करता है। तो वो ऐसी कौन सी भाषा है जिसको आप विद्यालय गए बिना ही घर में ही अपने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले ही सीख करके जाते हैं? वो भाषा है मातृभाषा। ठीक है, वो भाषा है मातृभाषा। तो ये मातृभाषा कौन सी भाषा है? वह भाषा जो बच्चा अपने माँ से या अपने परिवार से अपने जन्म के बाद उस परिवार का हिस्सा होने के नाते सीखता है, वो उसकी मातृभाषा होती है। जैसे कि एक हिंदी भाषी जो बच्चा है वो एक हिंदी भाषी परिवार में जन्म लेने के कारण वहाँ से जिस भाषा को सीखता है वह हिंदी भाषा। इसी तरह से एक बच्चा जो कि एक पंजाबी परिवार में जन्म लिया है वो जन्म से जिस भाषा को सीखेगा वो है पंजाबी भाषा। समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार से हम जो है भाषा को जानते हैं और सीखते हैं। तो इस प्रकार जाने और सीखे हुए भाषा को हम लोग क्या कहते हैं? मातृभाषा। तो मातृभाषा वह भाषा है जिसे एक बालक अपनी माँ या परिवार से सीखता है। ठीक है, ये है मातृभाषा। बहुत आसान है। हम लोग पश्चिम बंगाल में रहते हैं, तो यहाँ पश्चिम बंगाल में हम लोग यहाँ के आमतौर पे जो लोग हैं सब मैक्सिमम लोग बंगाली हैं। तो बंगाली लोग अपने घर में बैठ के जो भाषा सीखते हैं अपने परिवार से, वो कौन सी भाषा है? बंगाली भाषा। हिंदी भाषी बच्चा हिंदी सीखता है। इस प्रकार से हम मातृभाषा चलती है। फिर हम विद्यालय में जाते हैं, वहाँ पे जाके हम अंग्रेज़ी सीखते हैं, उर्दू सीखते हैं, फ्रेंच सीखते हैं। जिस मतलब विद्यालय में जिस प्रकार की प्रक्रिया है उस हिसाब से हम सीखते हैं। तो वो भाषा हम विद्यालय में जाके सीखते हैं। लेकिन विदाउट एनी फॉर्मल ट्रेनिंग जो भाषा हमको प्राप्त होती है अपने परिवार से अपने जन्म के बाद, वो है मातृभाषा। इसके बाद भाषा का एक और रूप है जिसको कहते हैं बोली। बोली क्या है? बोली एक ऐसी भाषा है जो कि अल्प विकसित क्षेत्र में बोली जाती है। अल्प विकसित क्षेत्र में, सीमित प्रदेश में बोली जाती है, उसको बोली कहते हैं। जैसे कि हिंदी भाषा की जिसको आज हम हिंदी भाषा के रूप में जानते हैं, पढ़ते हैं, एक समय यह भी हिंदी की एक बोली थी। कौन सी बोली? खड़ी बोली। ठीक है, लेकिन आज ये खड़ी बोली जो है भाषा का रूप ले चुकी है। इसी तरह से आप आगे जब जाएंगे तो आप हिंदी में कुछ कविताएं पढ़ेंगे जिसकी भाषा का मेल आपको हिंदी भाषा से उतना नहीं मिलेगा। आपको लगेगा कि ये कुछ और ही भाषा है लेकिन हिंदी जैसी है। जैसे कि आप लोग सूरदास के पद पढ़ेंगे, तो ये सूरदास के पद जिस भाषा में लिखे हुए हैं वो है ब्रज भाषा। इसी तरह से
आप लोगों के ही पाठ्यक्रम में, जैसे कि आप लोग बाल रामायण पर पढ़ते हैं, मैंने रामायण की कक्षा में आपको बताया था कि ये तुलसीदास कृत रामचरितमानस से उद्धृत है। तो ये रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखी थी, इन्होंने इसको हिंदी भाषा में ही लिखी थी, लेकिन हिंदी की एक बोली अवधी में लिखी। ठीक है, हिंदी की एक बोली अवधी में तुलसीदास जी ने रामायण की रचना की थी। तो ये अवधी, सूरदास जी द्वारा इस्तेमाल की गई ब्रज भाषा, ये सब क्या है? ये सब हिंदी की बोलियां हैं, लेकिन ये जो है भाषा नहीं है। तो बोली क्या है? बोली सीमित प्रदेश में प्रचलित अल्प विकसित रूप है भाषा का। सीमित प्रदेश में प्रचलित, सीमित अल्प जगह में बोली जाने वाली और अल्प विकसित, ये भाषा बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है, इसीलिए ये जो है बोली कहलाती है। आप लोगों को शायद सुनकर हैरानी होगी, लेकिन पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, ये सभी हिंदी की बोलियां हैं। तो पंजाबी भाषा वैसे हिंदी भाषा का ही एक रूप है, हिंदी भाषा की बोली है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे हम भाषा के और दो रूप के बारे में जानेंगे। हालांकि कक्षा 5वीं में आप लोग ये सब पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें हम थोड़ा और इसमें जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक टर्म है राजभाषा, और एक इसी से मिलता जुलता श्रुति संभिन्नार्थक शब्द है राष्ट्रभाषा। राजभाषा और राष्ट्रभाषा, लेकिन इन दोनों में फर्क है। राजभाषा वह भाषा है जो राजकाज की भाषा है, जो किसी प्रदेश के सरकारी कार्यालय में कामकाज की भाषा है, वो राजभाषा है। जैसे हमारे देश में हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों ही राजभाषा के रूप में स्वीकृत हैं। हम हमारे ऑफिशियल जो कार्य हैं, हमारे कार्यालय में जो हम काम करते हैं, हम किसी सपोज़ कि आप को किसी ऑफिस में कोई कंप्लेंट लिखना है, आप अनौपचारिक पत्र पढ़ते हैं, आप वहाँ देखते हैं कि बिजली अधिकारी को आपको पत्र लिखना है, तो आप अंग्रेज़ी में लिख सकते हैं, उसको आप हिंदी में लिख सकते हैं। हाँ, प्रदेश की भाषाएं भी चालू हैं, लेकिन अगर आप अंग्रेज़ी या हिंदी में लिखें तो आप चाहे किसी भी भारतवर्ष के प्रांत में रहें, उसको कोई अस्वीकार नहीं कर सकता है, क्योंकि ये दोनों भाषाएं हमारी राजभाषा हैं। और ये जो जितने भी नियम बनाए जाते हैं, ये जितने भी कानून सब लिखे जाते हैं, जो भी नए नए हमारे विधान चालू किए जाते हैं, ये सभी हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में होते हैं। तो ये क्या है? ये है राजभाषा। और राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग देश के अधिकतर निवासियों द्वारा किया जाता है। देश के अधिकतर निवासी जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस भाषा के माध्यम से हम पूरे राष्ट्र को, पूरे नेशन को एक साथ जोड़ के रख सकते हैं, वो भाषा है राष्ट्रभाषा। जैसे कि आप अभी पश्चिम बंगाल में हैं, यहाँ से आप चेन्नई में गए तो वहाँ के लोगों की जो तमिल भाषा है और यहाँ के लोगों की जो बंगाली भाषा है, आपस में एक दूसरे को समझ में नहीं आ सकती। लेकिन यदि दोनों ही हिंदी में बात करें तो ये दोनों को भी ये भाषा समझ में आएगी। तो ये हिंदी भाषा सबको समझ में क्यों आ रही है? जहाँ भी आप जिस प्रांत में भी जा रहे हो, आप हिंदी का इस्तेमाल क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि ये हिंदी भाषा जो है हमारी राष्ट्रभाषा है। ठीक है, पूरे देश में मैक्सिमम निवासी, ठीक है, ज़्यादातर निवासी जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, वो हमारी कौन सी भाषा है? वो हमारी राष्ट्रभाषा। समझ गए? राजभाषा कामकाज की भाषा और राष्ट्रभाषा जो है वो है पूरे राष्ट्र की भाषा। हमारा जो संविधान है, इसके अनुच्छेद 343 में 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसीलिए प्रतिवर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। आप लोग जानते हैं, आपके विद्यालय में भी आपको स्पीच दिए जाते हैं, समझाया जाता है। तो प्रति वर्ष
जो है 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इससे पहले 14 सितंबर 1949 को हमारे हिंदी भाषा को अनुच्छेद 343 जो हमारे संविधान का है उसके अंतर्गत राजभाषा होने का जो सम्मान है उस सम्मान को प्रदान किया गया। ठीक है। इसके अलावा विश्व हिंदी दिवस के रूप में भी हिंदी को मनाया जाता है, क्योंकि विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी को दूसरा स्थान प्राप्त है। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी को दूसरा स्थान प्राप्त है। इसलिए हिंदी भाषा को विश्व हिंदी दिवस के रूप में 10 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इसको गौरवान्वित किया जाता है। समझ में आ गई बात? धन्यवाद।